जी नमस्कार दोस्तों। आइए हमने पिछला क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे जानकारी को प्राप्त किया था। हम देख लिए थे कि इसका विस्तार कहाँ तक है। फिर आज हम जब क्लास बना रहे थे तो उसमें वीडियो बीच में ही कट गया, तो उसको हमने रिवीजन के तौर पे डाल दिया है। 9 मिनट कुछ सेकेंड का वीडियो है, आप उसको थोड़ा देख लेना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था। इतनी बड़ी जो सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता थी, उसके सामाजिक व्यवस्था क्या थी, कैसे समाज का विभाजन किया गया था, वो हम देखते हैं। इसके समाज में क्या खूबियाँ था, ये हम देखते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता का इस प्रकार से अगर आप बांट के पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा कोई भी टॉपिक से, वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था, इसको दोस्तों समाज को 6 वर्गों में बांटा गया था। कितना वर्गों में? 6 वर्गों में बांटा गया था समाज को। पहला वर्ग था आपका, आप कह सकते हो पहला वर्ग जो था वो पुरोहित वर्ग था। क्या था? पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग था। दूसरा जो वर्ग था योद्धा वर्ग था। क्या था? योद्धा वर्ग। और तीसरा तीसरा आपका जो वर्ग था वो व्यापारी वर्ग था। क्या था? व्यापारी। और चौथा चौथा जो था ये था किसान वर्ग। किसान। ठीक है, श्रमिक। एक कुम्हार वर्ग था, कुम्हार। और एक था श्रमिक वर्ग। वे पुजारी वर्ग, जिसको पुरोहित कहा जाता है, ठीक है, ये उच्च वर्ग था। योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग जो रक्षक के काम तौर पे काम करता था। और ये व्यापारी था, व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के, ये हम व्यापारी में बताएंगे। ठीक है, व्यापारिक व्यवस्था में कि कैसे ये व्यापार करते थे। आंतरिक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अंदर ही, या बाहरी मतलब बाहर उसके। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से करता था, मिस्र से करता था, और चीन से करता था। तो बाहरी व्यापार। किसान ये खेती करता था दोस्तों। बेसिकली किसान क्या करता है? खेती करता है। और कुम्हार, कुम्हार मृदभान वगैरह ये सब ये बनाता था। ठीक है, मन का। ये श्रमिक ये मजदूरी करता था। कोई भी समाज में मजदूर भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक 6 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, फिर दोस्तों इसके समाज में जो समाज इसका था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज, मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब हुआ कि महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति, माता का सत्ता चलता था, महिला की सत्ता चलता था। तो महिलाओं की स्थिति क्या होगी? उन्नत अवस्था में थी, महिलाओं की स्थिति सही थी। ठीक है, मतलब अच्छी खासी स्थिति थी महिलाओं को। ये मात्र सत्तात्मक था। बहुत सारा मूर्तियाँ यहाँ से मिलती है ना महिलाओं का, इसलिए इसको मात्र सत्तात्मक सत्ता कहा जाता है। ठीक है, और कुछ वैसी मिलती है जिसके कारण ये मात्र सत्तात्मक के रूप में इतिहासकारों ने इसको दर्शाया। चूँकि दोस्तों विवेकानंद जी ने कहा, आधुनिक भारत में उन्होंने कहा कि कोई भी समाज डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए, उन्नत होने के लिए महिला की स्थिति पर निर्भर करता है। महिला की स्थिति अगर सही सलामत है, ठीक है, तो वो समाज काफ़ी डेवलप हो सकता है। और अगर महिलाओं की स्थिति खराब कर दी गई, शोषण महिला का हो रहा है किसी समाज में, तो वो समाज पर शक है कि वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो ये विवेकानंद जी ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर हमें, अच्छा इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थे। इस पे घाटी सभ्यता कितना डेवलप है दोस्तों। इसके ये जो है समकालीन, मतलब उस समय के विश्व में ये जो है सबसे उन्नत अवस्था, इसके सिवा और कोई वैसी सभ्यता थी नहीं। ये अद्वितीय सभ्यता थी पूरे विश्व में। ठीक है, तो विवेकानंद जी ने कहा कि अगर हमें समाज सुधार के लिए 5,000 या 50,000 पुरुष दे दिया जाए ना, तो हमें शायद समाज को सुधारने के लिए 100 या 200 वर्ष लग जाएंगे। 100 या कितना? 200 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन अगर हमें केवल दोस्तों केवल 500 समर्पित महिला दे दिया जाए, कितना? 500 समर्पित महिला दे दिया जाए, तो ये काम को हम, समाज सुधार के काम को हम केवल कुछ सालों में कर देंगे। कुछ सालों में। ये उन्होंने कहा कि महिला का ये पावर है, महिला का ये क्षमता है, ये महिला को अगर मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर दिखलाने की साहस अपने अंदर रखती है। आज
आज महिलाओं को दोस्तों इतना शोषण किया गया, मतलब उसके पैरों में बेड़ियाँ और हाथों में चूड़ियाँ पहनाई गई, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं पहनी है। महिलाओं को दोस्तों ये महिलाओं को इतिहास का ऐसा कालखंड आया, आज भी कोई ख़ास स्थिति नहीं, फिर भी आज तो ठीक है ना? महिलाओं को केवल पुरुष के भोग और विलासिता की वस्तु जैसा समझा जाता था दोस्तों। भोग इसमें नहीं, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, ये भोग और विलासिता मतलब केवल एन्जॉय की वस्तु समझा जाता है, महिलाओं को समझा जाता था, ठीक है? तो इतनी तो शोषण हुआ है इन लोगों का, तो क्यों नहीं आज कहते हैं महिलाएं के पास दिमाग ही क्या है, क्या इसके पास मतलब कि बोझ है। अरे बोझ रहेगा कैसा, दिमाग रहेगा कैसे, इसका शोषण तुमने किया, ऐसा समाज में व्यवस्था बनाया कि महिलाओं के लिए कुछ अवसर ही नहीं है। तो जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो कोई कैसे कुछ कर पाएगा। अरे हमें हमें बाइक चलानी आती है, मतलब हमको अवसर मिला, हमको सिखाया कोई, हमने सीखा उसको, हमने प्रैक्टिस किया, तभी तो हम चला पा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। हम लिखना कुछ जान रहे हैं, हमने हमने पहले सीखा, हमें कोई सिखाया, तब तो कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये महिलाओं को अवसर नहीं मिला दोस्तों, जिस कारण से उसकी स्थिति खराब हुई है, ठीक है? लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी स्थिति काफ़ी बेहद अच्छी थी दोस्तों। मातृसत्तात्मक समाज था। आज कैसा समाज है? आज तो पितृसत्तात्मक समाज है, पिता के नाम पर ही सब कुछ चल रहा है, वंश चल रहा है, ठीक है? पितृसत्तात्मक, लेकिन अगर देखा जाए तो महिलाएं से वंश चल रही है, ठीक है? तो संसार ही महिला से चल रहे हैं दोस्तों। तो पितृसत्तात्मक आज की समाज है। आज के समाज को आप देख सकते हो कैसे शोषणकारी समाज है, ठीक है? तो ये समाज है दोस्तों, लेकिन ये बाहरी से लगता है पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन आप अंदर जाओगे तो सच्चाई कुछ और ही पता चलेगा कि यहाँ तो महिला का ही सत्ता चल रही है। हर एक घर में दोस्तों आप अंदर से देखो तो महिला का ही सत्ता मिलेगी, ठीक है? तो ये है आज की सच्चाई दोस्तों। मेरा एक बार कहीं मैं घूमने जा रहा था, दिल्ली में एक बार घूमने गया, तो वहाँ हमने देखा एक बोर्ड लगा हुआ जंतर मंतर के, मतलब कि हाँ वहीं पे था, ठीक है? तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि महिला सताए कृपया हमें बताए। पुरुषों के लिए लिखा था, ठीक है? महिला सताए कृपया हमें बताए। तो हमने मजाक और नंबर दे रखा था उस बोर्ड में, तो मैंने मजाक मजाक में उस नंबर को ऐड नोट कर लिया, ठीक है? फिर मैं जब आया, जिनके पास मैं गया था उनको, उनका विवाह हो रखा था, तो उनको मजाक मजाक में हम बोलने लगा हमने, तो उन्होंने कहा कि दो दो, हमें भी तो थोड़ा परेशानियां हैं। अरे कोई पुरुष नहीं होगा जिसके विवाह होने के बाद उसकी उस पर महिला शासित नहीं होगा, ठीक है? तो उन्होंने कॉल लगा दिया, कॉल लगाया तो रिंग हुआ, उधर से फ़ोन उठा, रिसीव किया तो महिला बोल रही थी। तो महिला बोली तो हम उन्होंने कहा कि सर हैं, तो उधर से आते हैं कि सर अभी बर्तन धो रहे हैं, ठीक है? तो फिर हम समझ गए हम लोग कि ये हमारा क्या, ये तो खुद मतलब कि वही काम में वही कर रहे हैं जो हमें करना पड़ रहा है, ठीक है? तो फिर मतलब कि ये हुआ कि नहीं, वो भी हमें केवल सांत्वना दे सकता है, सांत्वना, ठीक है? कि और कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति है दोस्तों। आज अगर महिला को, अच्छा हम कहते हैं कि जितनी जिम्मेदारियां हैं वो पुरुषों के पास है, कैसे घर चलानी है, क्या खाना है, आगे आप सोचो कि महिला को मिलने वाली अवसर महिलाओं से छीनकर पुरुष को ही, अगर किसी घर में बेटा बेटी है, बेटी को न पढ़ाकर उसको घर में बैठाकर बेटा को पढ़ा रहा है, यानी उसके हक का अधिकार भी किसको दे रहा है? तो बेटा को दे रहा है। तो उसका हक का अधिकार तुम खा रहे हो, ले रहे हो, अवसर उसका छीन रहे हो, तो उसकी रक्षा किसे करना पड़ेगा? उसको तो उस अनुसार बनने ही नहीं दिया कि वो खुद अपनी रक्षा कर लेगी, खुद इस संसार में मतलब संघर्ष कर लेगी। वैसा मौका मिलता तब ना जी, ठीक है? तो ऐसी तो बात है दोस्तों। तो किस पर आएगी जिम्मेदारी? जाहिर सी बात है कि जो जिसके अधिकार का तुम खा रहे हो तो उसको रक्षा करोगे, ये तो तुम्हारा परम धर्म है, ठीक है? तो दोस्तों खैर ये कुछ ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा क्या, सच्चाई है, ये अतिशयोक्ति थोड़ी ना है। तो आइए
महिलाओं के हमने स्थिति देख लिया कि अच्छा था। आज हम अगर भारत पे गर्व करते हैं कुछ वैसी बात, तो किस चीज़ पे कि प्राचीन इतिहास से, प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, ठीक है। तभी हम गर्व कर पाते हैं कि समाज अच्छा था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि इसका जो सामाजिक व्यवस्था में हमने देख लिया, सामाजिक व्यवस्था इसमें देख लिया कि 6 वर्गों में क्या था, 6 वर्गों में समाज विभाजित था, ठीक है। साथ साथ में हमने देखा कि मातृ सत्तात्मक सत्ता था। मातृ सत्तात्मक मतलब महिला का सत्ता चलता था, ठीक है। और ये जो समाज थी दोस्तों, ये उच्च नगरीय जीवन यापन करने वाला था। कैसा? उच्च नगरीय जीवन। इन्होंने ये उच्च नगरीय मतलब शहर वाला जीवन, ठीक है। ये जो कपड़े पहनते थे, वस्त्र पहनते थे, ठीक है, वस्त्र वो ऊनी व सूती का, ऊनी और किस चीज़ का, सोचो ना, सूती का कपड़ा पहनते थे। और क्या शहरी ये जीवन है, ठीक है। हम लोग प्लास्टर के पहनते हैं, तो ये सब सूती और ऊनी का वस्त्र पहनते थे। और इसका दोस्तों समाज में जो अंतिम संस्कार करता था, क्या? अंतिम संस्कार मतलब मरने के बाद, मरणोपरांत, ठीक है। अंतिम संस्कार जो करता था वो 3 प्रकार से करता था। बहुत ही सुव्यवस्थित समाज था दोस्तों, बहुत इसका सोच जो था ना, डेवलप सोच था। बड़े शानदार विचार के लोग यहाँ रहते थे। 3 प्रकार से सोचो, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। क्या? आंशिक समाधिकरण। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इस प्रकार से इन्होंने अंतिम संस्कार करता था। एक था दाह संस्कार, जो कि हिंदू धर्म में ये होता है। ये पूर्ण समाधिकरण में पूरी तरह से क्या किया जाता था, शवों को पूरी तरह से दफना दिया जाता था। क्या कर दिया जाता? तो शवों को पूरी तरह से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में पहले क्या किया जाता था, शव को पहले जंगलों में फेंक दिया जाता था। कुछ दिनों के लिए जंगलों में क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। फिर अब इसलिए छोड़ दिया जाता था कि चील, कौआ, ये पशु, ये सब का भोजन होगा। उन सभी का भी तो कम से कम मरने के बाद भी तो किसी का काम आना चाहिए, ठीक है। तो इतना उच्च विचार था इन लोगों का, ठीक है। फिर जो बचा कंकाल वगैरह ये सब, उसको दफना देता था। इसको कहा जाता है आंशिक, मतलब पूरी तरह से नहीं, अधूरे समाधिकरण, ठीक है। बचा खुचा जो था उसको करता था। दाह संस्कार, इसमें शवों को क्या कर देता था, तो शवों को जला देता था। शवों को क्या कर देता था दोस्तों, तो जला देता था। आप समझो, आप जी रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आप सोचो कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। हमारे यहाँ 6 वर्ग का समाज है, मातृ सत्तात्मक सत्ता है, उच्च नगरीय, हम मतलब शहर में जीवन यापन कर रहे हैं, ऊनी और सूत्र का वस्त्र पहन रहे हैं। हमारे यहाँ जब मरता है कोई तो 3 प्रकार से होता है, दाह, ये इसका अंतिम संस्कार, आंशिक दाह संस्कार और पूर्ण समाधिकरण, ठीक है। तो ये थी इसकी व्यवस्था दोस्तों, बड़ी शानदार व्यवस्था था, ठीक है। अभी और आप आगे पढ़ोगे दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प ये टॉपिक है, ठीक है। आगे देखो आप कि इसका जो मनोरंजन के साधन था समाज में, सामाजिक व्यवस्था में, इसका जो मनोरंजन का साधन था, क्या? मनोरंजन मतलब खाली समय में इनका भी तो मनोरंजन चाहिए ना जी। आज हम क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मोबाइल हमारे पास है तो हम लोग गेम खेलते हैं, पबजी तो ख़त्म हुआ, फ्री फायर, ये सब खेलते हैं, ठीक है। तो इसके पास जो मनोरंजन था वो दोस्तों जुआ खेलते थे ये लोग। आज हम भी जुआ खेलते हैं, जुआ खेलना हम लोग भी मतलब जुआ खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो जुआ खेलते थे ये लोग जो था, ये क्या था कि मतलब कि शतरंज खेलता था। क्या खेलता था? शतरंज शायद आप जानते होंगे, तो शतरंज खेलते थे। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ। कहाँ हुआ? तो शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ, ठीक है। फिर ये लोग दोस्तों नृत्य करते थे, मतलब नाचते थे, डांस करते थे। तो नृत्य करना ये मनोरंजन का साधन ये सब है, ठीक है। फ्री समय में ये सब किया जाता है दोस्तों। शिकार खेलते थे, ये पशुओं का शिकार करना, ठीक है, तो शिकार खेलना।
और ये सब जो था ये सब दोस्तों पशुओं की लड़ाई कराता था। क्या कराता था? तो पशुओं को लड़ाना, यानी पशुओं की लड़ाई, मतलब बड़े मज़े लेते थे। ठीक है, ऐसे लोग थे। जुआ खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य करना, शिकार खेलना, पशुओं की लड़ाई। क्या लगता है आपको कि ये कोई मतलब नगरीय सभ्यता नहीं थी? तो पूरी तरह से आप भर भर के कह सकते हो कि ये सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता, उच्च जीवन यापन करते थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखते इसकी लिपि। क्या देखेंगे दोस्तों? तो लिपि इसका जो कि हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि लिपि जो था, आज हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में ये जो लिपि था वो ऐसा कुछ अक्षर नहीं था, वो क्या था? भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र के माध्यम से होता था। तो भाव चित्रात्मक लिपि था दोस्तों, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि था। इसका जो लिपि का प्रतीक मिला है वो 200 से या आप कह सकते हो 250 से 400, कितना? 250 से 400 प्रतीक मिला। कितना प्रतीक मिला? 250 से 400, जो कि काफ़ी है दोस्तों। सोचो आप, लिपि में अगर हमारे लिपि में हमने बता रखा कि इंग्लिश में 26 है और हिंदी में 52 अक्षर है, इस यहाँ पे कितना मिल रहा? प्रतीक मिल रहा है, लेकिन कितना? 250 से 400 मिल रहा है। ये अपठनीय है, मतलब अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, हमने बताया कि 80 गो लेटर पढ़ा जा चुका है, लेकिन उससे कुछ क्लियर होता नहीं है। ठीक है, यहाँ दोस्तों जो लिपि था वो लिपि मतलब कि मौलिक लिपि। कैसा लिपि? मौलिक और देसी। मौलिक और कैसा? तो देसी लिपि। मौलिक और देसी। मौलिक मतलब क्या होता है कि खुद का तैयार किया हुआ। देसी मतलब अपने ही देश के। ठीक है, किसी दूसरा से लिपि इन्होंने नहीं लिया था, मतलब खुद के द्वारा लिपि बनाया था इन्होंने। ठीक है, इतना मतलब कि इतना ये सब लोग थे, मतलब कि क्या उच्च विचार के लोग थे। ठीक है, फिर इसका जो लिपि होता था कुछ इस प्रकार से होता था कि ऐसे होता था, इस प्रकार से चित्र के रूप में होता था। ठीक है, ऐसे होता था। तो ये अपठनीय रहा दोस्तों। ठीक है, इसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, 250 से 400 प्रतीक मिला है। ठीक है, फिर दोस्तों इसका लिपि में मतलब कि सर्वाधिक प्रयोग मछली को किया गया है। किसको किया गया है? सर्वाधिक लिपि में सर्वाधिक बार जो प्रयोग किया गया है वो मछली का किया गया है। किसका किया गया है? मछली का। मछली का फिगर सबसे ज़्यादा बार इस पर किया गया है प्रयोग दोस्तों। ये जो लिपि आपका है धौलावीरा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से दोस्तों कि धौलावीरा से कितना प्रतीक मिला है? तो धौलावीरा से 10 प्रतीक मिला है। इसके लिपि का 10 प्रतीक धौलावीरा के अभिलेख से मिला है। 10 प्रतीक। कितना? धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है दोस्तों। लोथल, धौलावीरा ये सब जो है गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो धौलावीरा से कितने प्रतीक मिला है? 10 प्रतीक मिला है। इसके लिपि कैसी थी? अपठनीय थी, मौलिक थी, देसी थी, भाव चित्रात्मक थी, सर्वाधिक बार प्रयोग मछली का किया गया। ठीक है, और दोस्तों इसके इसके जो मुहर होता था, मुहर सील जो होता था दोस्तों, ये मुहर लगाते थे। मुहर या सील बहुत सारा मिलता है। उसके सील पर जैसे आज हमारे पास रुपया है तो यहाँ सील होता था। तो सील पर दोस्तों, सील पर जो मिलता है एक सींग वाला, मतलब कि गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, यानी एक सींग वाला गेंडा का मतलब कि बहुत ज़्यादा इस पे सील पे मुहर पे मिलता है दोस्तों चित्र इसका, एक सींग वाला गेंडा को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, इसका लिपि देख लिया। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। क्या देखते हैं? राजनैतिक व्यवस्था। राजनैतिक व्यवस्था। तो इसका राजनीतिक व्यवस्था जो था दोस्तों, वो इतिहासकार कहते हैं, अधिकांश इतिहासकार, बहुत विवाद है, ये क्लियर तो नहीं, मतलब इसका स्पष्ट साक्ष्य मिला है, लेकिन कहते हैं कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था था केंद्रीय सत्ता थी। कैसी सत्ता थी? तो केंद्रीय सत्ता, मतलब केंद्र के द्वारा शासन, एक शासक होता था, वो मतलब कि सारी शक्तियां अपने अंदर, उसी के अंदर निहित था। अब दोस्तों केंद्रीय शासन बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। अब बताओ ना, इतनी सुव्यवस्थित नगर है, इतनी इतनी बढ़िया व्यवस्था वहाँ पे है, लोगों में व्यापार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक है, तो कोई ना कोई रूल तो होगा ना, शासक होगा ना जो शासन कर रहा होगा ये सब नियम कानून के लिए। ठीक है, तो
सत्ता थी, ठीक है, जिसका स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। स्पष्ट कोई साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है। अधिकतर इतिहासकार कहते हैं, अधिकतर इतिहासकार कहते हैं कि ये जो पुरोहित, जो हमने बताया कि पुरोहित वर्ग, तो पुरोहित वर्ग शासक थे। कौन वर्ग थे? शासक थे। कौन? पुरोहित वर्ग, ठीक है। स्टुअर्ट और पिगट कहते हैं। कौन? स्टुअर्ट और पिगट, स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट कहते हैं दोस्तों कि 2 राजधानियाँ थी इसकी। कितना राजधानियाँ थी? 2 राजधानियाँ थी, ठीक है, 2 राजधानियाँ। एक हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा आधा प होगा, और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और क्या? मोहनजोदाड़ो। तो 2 राजधानियाँ थी। आज जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है ना। तो इस प्रकार से 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन कहता है? स्टुअर्ट पिगट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पिगट और डीडी कौशाम्बी। कौन? डीडी कौशाम्बी और पिगट कहता है पुरोहित वर्ग का शासन था। कौन? और रामशरण शर्मा। स्टुअर्ट और पिगट और एक डीडी कौशाम्बी। पिगट, स्टुअर्ट पिगट एक ही नाम है, ठीक है। और एक डीडी कौशाम्बी है, वो कहते थे पुरोहित वर्ग का शासन था। ये आप नहीं भी याद करोगे, इसीलिए हम नहीं लिखा रहे हैं। और रामशरण शर्मा एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो शासन था व्यापारी वर्ग का था। कैसा वर्ग का था? व्यापारी वर्ग का शासन था। और एक मैके है, मैके कहते हैं कि यहाँ प्रतिनिधित्व का शासन था। प्रतिनिधित्व मतलब चुने गए व्यक्ति का शासन। कैसा शासन? प्रतिनिधित्व का शासन। एक हंटर है दोस्तों। कौन? हंटर इतिहासकार। ये कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक था। कैसा? मतलब लोगों का शासन होता था, लोकतंत्रात्मक। तो ऐसा इतिहास का इस पर अलग अलग मत है दोस्तों, जो कि स्पष्ट रूप से इसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप नहीं कह सकते हो। लेकिन सत्ता कैसा थी? केंद्रीय सत्ता थी। स्पष्ट इसका साक्ष्य नहीं मिला। अधिकतर इतिहास का क्या मानना है कि पुरोहित वर्ग का शासन है। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हमने बताया कि स्टुअर्ट पिगट और एक डीडी कौशाम्बी क्या कहते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था। रामशरण शर्मा कहते हैं कि व्यापारिक वर्ग का। और मैके एक इतिहासकार है, वो कहते हैं प्रतिनिधि का शासन, प्रतिनिधित्व का शासन। हंटर क्या कहते हैं? लोकतंत्रात्मक था, यानी जनतंत्रात्मक, या भी इसको कह सकते हो। तो ये तो था दोस्तों इसका क्या? राजनैतिक व्यवस्था, ठीक है, राजनैतिक व्यवस्था। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसका आर्थिक व्यवस्था। बड़े ही ज़बरदस्त इसका आर्थिक व्यवस्था था। क्या दोस्तों? आर्थिक व्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा दोस्तों। राजनीतिक व्यवस्था उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था आपको याद रखना। तो आर्थिक व्यवस्था दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। तो जल का तो कमी नहीं होता है वहाँ पे। अब जल है तो उपजाऊ, ऐसे भी नदी के किनारे जो भूमि रहती है वो उपजाऊ भूमि होती है। तो चूँकि इसका भूमि उपजाऊ थी, इसलिए इसका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मुख्य जो व्यवसाय होगा, तो मुख्य व्यवसाय इसका कृषि दोस्तों। क्या? कृषि। तो मुख्य व्यवसाय क्या थी? कृषि थी। और इसका द्वितीयक जो व्यवसाय थी दोस्तों, क्या? द्वितीयक व्यवसाय इसका दोस्तों ये व्यापार था। व्यापारी, क्या करना? व्यापारी। तो ये व्यापारी द्वितीयक व्यवसाय इसका। और व्यवस्था दोस्तों, पहला हमने बताया कृषि बताया, और क्या? द्वितीयक जो है, तो यहाँ क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसका मुख्य व्यवसाय क्या थी? कृषि। और द्वितीयक व्यवसाय क्या थी? तो व्यापार ये करते थे। और ये जो है श्रमिक भी थे, मतलब कि उद्योग दोस्तों। उद्योग तो व्यापार हो गया, ठीक है। आपका व्यापारी थे ये, मतलब कि क्या थे? कृषि मुख्य इसका व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय क्या? कृषि। और व्यापारी थे, द्वितीयक व्यवसाय इसका व्यापारी करना। इसका भूमि कैसा था दोस्तों? हमने बता रखा है। तो भूमि जो था उपजाऊ, भूमि उपजाऊ, तभी ना ये प्राथमिक व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया आपका। इसका दोस्तों जो भूमि उपजाऊ थी, वो भूमि पे कौन सा फसल किया जाता था? तो हम देखते हैं अब मुख्य फसल।
ठीक है। मुख्य जो फसल किया जाता था दोस्तों, वो मुख्य फसल में इसका है जौ है, क्या है दोस्तों? तो जौ है, चावल, गेहूँ, कपास, तरबूज, नील, सरसों, ज्वार। जौ, चावल, गेहूँ दोस्तों, गेहूँ, ठीक है। कपास, कपास का सर्वप्रथम बार मतलब कि खेती जो था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किया। सबसे पहली बार कपास का खेती कौन किया? तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि पहली बार किसका खेती, हम कह रहे हैं कि पहली बार कपास का खेती किसने किया? तो सिंधु सभ्यता के लोग ने किया। यहाँ तरबूज दोस्तों, तरबूज, तरबूज का खेती होता था। और यहाँ दोस्तों नील, नील जो कपड़ा में नील हम डालते हैं, अब तो वो रासायनिक होता है, लेकिन उस समय खेती होता था इसका। सरसों, सरसों का खेती होता था यहाँ। सोचो आज से 4500 वर्ष पहले। यहाँ ज्वार का खेती होता है, ज्वार आप जानते होंगे। तो ये दोस्तों मुख्य कृषि के रूप में, मुख्य फसल के रूप में था। अच्छा, ये लोग गन्ना से परिचित नहीं थे, गन्ना से इस परिचित नहीं थे, गन्ना से परिचित, गन्ना के जो खेती होता है उससे परिचित नहीं थे, ठीक है। गन्ना से परिचित नहीं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मीठा कहाँ से आता होगा, तो मीठा जो आता था वो शहद से आता था, मध से आता था। कहाँ से? शहद से, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने देख लिया इसका आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हमने देखा। इसमें हमने देखा अर्थव्यवस्था में कि इसका जो कृषि था वो प्राथमिक मतलब कि क्या था? अर्थव्यवस्था था। प्राथमिक इसका व्यवसाय था, ये व्यापार करता था। द्वितीयक व्यवसाय इसका व्यापार था। व्यापार जो होता था वो आंतरिक और बाहरी होता था दोस्तों, आंतरिक और बाहरी, यानी बाह्य और आंतरिक, ठीक है। ये होता था आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। ये पशुपालन भी करते थे दोस्तों, क्या करते थे? पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे। ये जो है कौन कौन से पशु को मतलब कि ये करते थे? तो ये दोस्तों भैंस, ठीक है, और इसको हम लिखा देंगे सूअर, ये सब पशु को पालते थे दोस्तों। तो इसको पहले समझो आप, पशुपालन ये करते थे। ये कपास पहली बार हमने बता रखा कि कपास जो है का उत्पादन पहली बार किसने किया? तो कपास का उत्पादन पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किया। इसमें दोस्तों इसके जो सिक्का नहीं था, सिक्का का साक्ष्य नहीं मिलता है। किसका साक्ष्य नहीं मिलता? आप याद रखना, सिक्का का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये सब कैसे मतलब कि करते थे? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या होता है कि हम आपको गेहूं देते हैं, आप हमको चावल दे दो। जो चीज़ हमको ज़रूरत है हम आपसे ले लेते हैं, आपको ज़रूरत है तो आप हमसे ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से होता था। बार्टर सिस्टम भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि जो ये वजन करने के लिए मिलता है वो 16 केजी का मतलब मिलता है, 2 केजी 16 केजी। इसके गुणांक में आप ले सकते हो, गेहूं लेना है तो 16 केजी के गुणांक में आपको लेना होता था, ठीक है। ये इसका जो क्या कहा जाता है, उसको वजन करने वाले को बटखारा वो मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे सबसे प्रिय पशु इसका जो था दोस्तों, पशुपालन भी ये करते थे, ठीक है। तो सबसे प्रिय पशु कौन था? प्रिय, ये सब आप लिख लेना दोस्तों। प्रिय पशु जो था कुबड़ वाला बैल। कौन सा बैल था? कुबड़ वाला बैल जो था ये सबसे प्रिय पशु था। ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब कांसा का यहाँ काफ़ी प्रचलन था दोस्तों। तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता, जो कांसा बनाया जाता था, कांसा में मिश्रण होता है दोस्तों, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। तो कॉपर दोस्तों, कॉपर 85% होता था, प्लस टिन जो होता था, ये टिन बाकी क्या 15%। तो इस प्रकार से कांसा बनाया जाता है, ठीक है। फिर ये पशु कुबड़ वाला बैल था, फिर ये पशु हमने बताया कुबड़ वाला बैल था दोस्तों, ठीक है। नगरीय सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? ये तो हमने कितना बार बता रखा आपको कि नगरीय सभ्यता ये थी, ठीक है। तो नगरीय सभ्यता थी। मुहरों पर सींग वाला बैल, एक मतलब सींग वाला पशु था। मुहर पे क्या अधिकांश क्या मिलता है मुहरों पर? तो सींग वाला पशु,
मतलब वह पशु जिसके ऊपर सींग है, तो सींग वाला पशु ज़्यादा मिलता है मुहरों पर, सींग वाला पशु। ठीक है, ये मिलता है दोस्तों। ये जो धातु से, बहुत सारा धातु से ये परिचित थे। जैसे में ये सोना से परिचित थे, किससे? सोना से, चांदी से। अब तांबा तो यहाँ है ही दोस्तों, तो तांबा से, टीन से परिचित थे। ठीक है, कांसा बनाया जा रहा है, कांसा से परिचित थे, इत्यादि इन सभी धातुओं से ये परिचित थे। तो क्वेश्चन आता है कि ये किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा धातु से ये परिचित नहीं थे। तभी हमने बताया था कि सिनौली जो था, सिनौली में तलवार मिला है हाल ही में, जो कि तलवार लोहा का न बनकर किसका बना था? तो वो जो तलवार था कांसा का था, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता है ना दोस्त, सॉरी तांबा का था। किसका था? तांबा का था। ठीक है, तो लोहा से ये सब परिचित नहीं थे दोस्तों। इस सभ्यता में दोस्तों, इस सभ्यता में आप समझो कि इस सभ्यता में आपको नील की खेती, रोजदी से, जो कि गुजरात में है, तो नील की खेती भी मिलता है। यहाँ पे दोस्तों एक धौलावीरा जो कि गुजरात में है। ये धौलावीरा से, ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि यहाँ से क्या मिला था? ये अर्थव्यवस्था में है दोस्तों। तो यहाँ से बांध और नहर मिला है, बांध और नहर सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई, क्योंकि इसका प्राथमिक आधार क्या था? कृषि था। प्राथमिक व्यवसाय क्या था? कृषि, तो सिंचाई तो जरूरी है। तो बांध और नहर कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में। कहाँ मिला है दोस्तों? धौलावीरा में मिला है। ठीक है, फिर हमने कहा कि आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। तो बाह्य व्यापार कहाँ से करते थे? तो ये तो हमने बता रखा, अफगानिस्तान से और ईरान से, ईरान और इराक जो कि मेसोपोटामिया है। ठीक है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान से बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान और सिंध जैसे क्षेत्रों से करते थे ये सब दोस्तों। ठीक है, तो ये व्यापार इसका रहा, अर्थव्यवस्था रहा दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था को एक बार और हम बढ़िया से बता देते हैं आपको। अर्थव्यवस्था जो कि आपको याद रखनी है, उसको हम बता देते हैं कि इसका जो अर्थव्यवस्था में वो मुख्य व्यवसाय इसका जो था, मुख्य व्यवसाय वो क्या था? कृषि कैसे? क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के सभ्यता के किनारे बसा हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता है ही सिंधु नदी के किनारे। तो भूमि जो था उपजाऊ था, तो कृषि इसका प्राथमिक मतलब कि व्यवसाय था। द्वितीयक व्यवसाय हमने बता रखा कि व्यापार। क्या था? व्यापार ये दो स्तर पर करते थे, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक भी हमने बता रखा कि अंदर ही राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में था, सिंध, ये सब क्षेत्रों से, अफगानिस्तान, इराक, ईरान से बाहरी व्यापार। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है, केवल याद रखना व्यापार करते थे। इन लोग दोस्तों जो मतलब गन्ना से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? गन्ना से नहीं परिचित थे। तरबूज, सरसों वगैरह ये सब मतलब कि क्या करते थे? इसका उत्पादन करते थे, नील का उत्पादन करते थे। ठीक है, कपास का पहला उत्पादन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ही मतलब कि किया है। वस्तु विनिमय प्रणाली है यहाँ पे, कैसा मतलब एक्सचेंज करने वाला, कि एक चीज़ हम आपको देते हैं 16 kg का, इसका ये बटखरा था इसके गुणांक में। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि इसका सभ्यता मिला है। कांस्य युगीन सभ्यता था दोस्तों। प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल हमने बता रखा है आपको। ठीक है, तो ये सब जो था लोहा से परिचित नहीं था। किससे परिचित नहीं था? तो लोहा से परिचित नहीं था। तो ये तो रहा दोस्तों इसकी अर्थव्यवस्था। धौलावीरा से क्या मिलता है आपको? धौलावीरा से सिंचाई और नहर और बांध मिलता है सिंचाई हेतु। नहर और बांध किसके लिए मिलता है? सिंचाई के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इनकी क्या रहा? अर्थव्यवस्था रहा। इनकी क्या रहा? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था हमने देख लिया दोस्तों। अच्छा, ये पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन भी हमने कहा कि ये करते थे, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन कौन कौन से पशु को ये पालते थे? ऊँट को पालते थे। ठीक है, ऊँट रहता था, सुअर रहता था, भैंस। ठीक है, भैंस, भेड़, हाथी आपको मिलेगा आगे। और ठीक है, हाथी, इसका दांत मिला है। ठीक है, कि बाहरी जो था विदेशी, ये हाथी के दांत लोथल में मतलब कि व्यापार इसका हाथी के दांत का होता था। तो ऊँट, सुअर, भैंस, भेड़, हाथी, कुबड़ वाला बैल,
कुबड़ वाला बैल जो कि प्रिय पशु है, कुबड़ वाला बैल दोस्तों। यहाँ से दोस्तों साक्ष्य नहीं मिला है आपको पशुपालन में। हमने कहा पशुपालन में हमने क्या बताया कि यहाँ जो है पशुपालन में आप रखो ऊँट है, सूअर और आपका हाथी है, क्या है, हाथी है, और कुबड़ का बैल है, कुबड़ वाला बैल जो कि प्रिय पशु है, कुबड़ वाला बैल है, ठीक है। भेड़ है, बिल्ली है, भेड़ बिल्ली, ये सब का पशुपालन करते थे, ठीक है। लेकिन ये सब दोस्तों घोड़ा से और शेर से, घोड़ा और शेर से परिचित नहीं थे। शेर बोले तो सिंह, चीता से थे लेकिन शेर से नहीं। चीता से इससे परिचित नहीं थे और चीता से परिचित थे, चीता से परिचित थे, ठीक है। टाइगर जिसको कहते हैं उससे परिचित थे, लेकिन घोड़ा और शेर से परिचित नहीं थे। घोड़ा मिलता है दोस्तों लोथल से, गोदीवाड़ा जिसको कहा जाता है, तो वहाँ से मिलता है। तो वो लगता है कि व्यापार के लिए, व्यापारी मतलब कि जो आए होंगे ना, उन्होंने होगा लेकर, ठीक है, तो व्यापार के लिए, लेकिन ये सब परिचित नहीं थे, ठीक है। तो शेर और किससे परिचित नहीं थे, घोड़ा से परिचित नहीं थे, ये सब लोहा से परिचित नहीं थे, और किससे, तो गन्ना से परिचित नहीं थे दोस्तों। तो ये इसका अर्थव्यवस्था सबसे मतलब कि एक सिंह वाला जो गैंडा है, सिलों पर सबसे ज़्यादा इसका मुहर मिलता है, ये भी हमने बता रखा है, ठीक है। अब दोस्तों इसका धर्म देखते हैं, जो कि हमने कहा था कि धर्म तक जाएंगे। तो धर्म इसका कैसा था। आज जो है, आज भारत धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, सभी धर्म को आप मानते हो। तो ये धर्म कैसा था, तो दोस्तों इसका जो धर्म था, आपको पहले हम ये बता दें कि धर्म कितना प्रकार के होता है। धर्म की अवधारणा, धर्म की अवधारणा, धर्म की अवधारणा आप समझो तो ये 3 प्रकार से होता है दोस्तों। कितना प्रकार से, 3 प्रकार के। एक तो होता है दोस्तों प्रकृतिवादी अवधारणा, प्रकृतिवादी अवधारणा, ठीक है। धर्म कितना प्रकार से होता है, एक प्रकृतिवादी अवधारणा, एक व्यक्तिवादी अवधारणा, और एक होता है दोस्तों वो अव्यक्तिवादी, अव्यक्तिवादी। धर्म की 3 अवधारणा है। एक तो आपका क्या रहा, एक रहा प्रकृतिवादी, व्यक्तिवादी और अव्यक्तिवादी। प्रकृतिवादी मतलब प्राकृतिक के तत्वों को ईश्वर समझकर पूजना, ठीक है। प्राकृतिक तत्वों को, जैसे सूर्य का पूजा करना, सूर्य का पूजा करना, नदी का पूजा करना, जो जल है इसके बिना जीवन कहाँ है दोस्तों, इसका पूजा करना, पेड़ पौधे का पूजा करना, ये प्रकृतिवादी अवधारणा है। और व्यक्तिवादी मतलब व्यक्ति को ईश्वर मानकर पूजा करना, ये व्यक्तिवादी अवधारणा। जैसे श्री कृष्ण का पूजा, ये व्यक्ति को हम ईश्वर मान के करते हैं। श्री राम का पूजा, जितना भी दोस्तों ये श्री राम का पूजा, व्यक्ति को हम ईश्वर मान के पूजा करते हैं, वो व्यक्तिवादी अवधारणा है। अव्यक्तिवादी जिसमें कोई दोस्तों, इसमें कोई आकार नहीं होता है, निराकार ईश्वर, ईश्वर का क्या कहा जाता है, निराकार, निर्गुण ईश्वर, क्या, निर्गुण। ये शंकराचार्य इसका प्रवर्तक थे दोस्तों। शंकराचार्य कौन, शंकराचार्य ये कहते हैं ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, और सच्चाई ही है दोस्तों। ईश्वर को अगर हम एक आकार दे रहे हैं, मतलब उसको हम सीमित कर रहे हैं। ईश्वर तो सीमित है नहीं, लेकिन हम उसको एक आकार में बांध दे रहे हैं। तो ये निराकार ईश्वर की अवधारणा किस में है, अव्यक्तिवाद में है, ठीक है। अव्यक्तिवाद में शंकराचार्य कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, क्या, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। मतलब जिस दिन आपको अंदर से निकले कि मैं भी ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आप समझो कि आप अव्यक्तिवादी हो। तो इसमें से, इन तीनों में से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जो अवधारणा थी वो मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक और व्यक्तिवादी ये दोनों अवधारणा को मानते थे। मतलब प्रकृति को, सूर्य पूजा ये सब करते थे, ठीक है, नदी ये सब का पूजा करते थे, और साथ साथ में व्यक्ति को ईश्वर मान के भी ये सब पूजा करते थे, ठीक है।
तो सोचो दोस्तों कितना मतलब ये सब प्रकृति को भी पूजा करता था। तो कैसे नहीं कहोगे कि नगरीय व्यवस्था का इसमें लक्षण आ रहा है दोस्तों। तो ये इसका क्या रहा आपको, धर्म रहा दोस्तों। धर्म में अगर आप और देखना चाहो, धर्म धर्म तो हमने बता दिया कि इसका कैसा था, तो प्राकृतिक और व्यक्तिवादी। कैसा, व्यक्तिवादी, मतलब व्यक्ति को ईश्वर मान के ये करता था, ठीक है। तो व्यक्तिवादी अवधारणा। साथ साथ में दोस्तों यहाँ मंदिर मंदिर से ये सब लोग नहीं, मंदिर नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, मंदिर नहीं मिलता है, लेकिन मूर्ति पूजा, तभी तो बोले कि व्यक्तिवादी, मूर्ति पूजा मिलता है, मूर्ति पूजा मिलता है। मातृ देवी का मूर्ति मिलता है दोस्तों। मातृ देवी का मुख्य देवी जो इनका था, मुख्य देवी वो मातृ देवी था। कौन था, मातृ देवी, कोई देवी के नाम दोस्तों, तो मातृ देवी की मूर्ति मिलता है। तो ये मुख्य देवी हो गया इनका। तो इसकी ये धार्मिक अवधारणा था दोस्तों। यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है, स्वास्तिक चिन्ह। ये जो आप इस प्रकार से बनाते हो, ये क्या कहता है, इस प्रकार से ये चिन्ह यहाँ पे मिलता है दोस्तों। हम शायद सही से ना बना पाएँ, तो ये स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी अवधारणा थी धर्म का, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देख लिया काफ़ी, और इसको कल की क्लास में इसको हम समाप्त करेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आज हमने क्या क्या देखा दोस्तों। तो आज हमने जो सबसे पहले हमने देखा विस्तार तो पिछले क्लास में ही देख लिए थे, ठीक है। समाज सबसे पहले देखा हमने, क्या देखा कि समाज किस प्रकार के थी, मातृसत्तात्मक समाज थी। मातृसत्तात्मक क्या थी, समाज थी। यहाँ दोस्तों महिलाओं की स्थिति क्या थी, अच्छी थी। 6 वर्गों में इसके समाज को वर्गीकरण किया गया था। 6 वर्गों में पुरोहित वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, योद्धा वर्ग था, ठीक है, व्यापारिक ये था, किसान वर्ग, कुम्हार वर्ग, ये सब था, ठीक है। तो ये समाज हमने देखा कि समाज उच्च जो है नगरीय व्यवस्था यहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे। ऊनी और सूती वस्त्र ये सब लोग पहनते थे, ठीक है। तो ये समाज हमने देखा। फिर हमने देखा कि इसके समाज में मनोरंजन के साधन जो था वो क्या था। तो मनोरंजन के दोस्तों साधन हमने बताया कि जुआ खेलना, शतरंज खेलना, क्या करना, शतरंज खेलना, ये पशुओं की लड़ाई, साथ साथ में हमने देखा पशुओं की लड़ाई के साथ साथ इसमें कि शिकार करना, क्या करना, शिकार करना, नृत्य करना, ये इसका मनोरंजन का साधन था दोस्तों। फिर हमने देखा कि इसका जो मतलब कि अंतिम संस्कार करता था वो 3 प्रकार से करता था। एक पूर्ण समाधिकरण, पूरी तरह से दफना देता था। आंशिक समाधिकरण, पहले जंगल में छोड़ देता था, फिर बाद में उसके अस्थियां को जलाता था। फिर हमने देखा कि दाह संस्कार, पूरी मतलब कि जला देना, ठीक है। तो ये जो मतलब कि पूर्ण क्या कहा जाता है, पूर्ण समाधिकरण, ये हड़प्पा से आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, हड़प्पा में। एक R37 R37 दोस्तों, R37 R37 एच नामक के क्या मिलता है, कब्रिस्तान मिलता है। क्या मिलता है, कब्रिस्तान मिलता है। तो यहाँ से मिलता है कि ये लोग हड़प्पा के लोग को क्या करता था, शवों को दफना देता था पूरी तरह से। ये हमने सामाजिक व्यवस्था देखा। फिर हमने दोस्तों सामाजिक व्यवस्था के बाद इसका राजनीति देखा, राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक का तो कोई वैसा साक्ष्य नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन केंद्रीय सत्ता थी। ये इतिहासकारों को मानना था कि केंद्रीय सत्ता थी। कुछ लोग मानते हैं, डीडी कौशाम्बी और एक स्टुअर्ट पिगट है, वो मानते हैं कि इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसे थी, पुरोहित वर्ग की थी, ठीक है। व्यापारी वर्ग मानते हैं, हमारे रामशरण शर्मा मानते हैं, मैके मानते हैं कि इसका जो शासन था वो प्रतिनिधित्व का था। हंटर क्या मानता है, तो हंटर दोस्तों मानता है कि जनतंत्रात्मक यानी लोकतंत्रात्मक सत्ता यहाँ पे था, लेकिन शासन था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये इतनी सभ्य समाज के लिए शासन तो, रूल तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर हमने देखा इसका पशुपालन की सूअर, ऊँट और भैंस, बिल्ली, भेड़ आदि, कुबड़ वाला बैल, ये सबसे परिचित थे। ये घोड़ा और सिंह से, जिसको शेर कहते हैं, उससे परिचित नहीं थे, लेकिन चीता से परिचित थे। क्योंकि एक तरफ आपको मिलेगा चीता और एक तरफ मिलेगा आपको जो ये क्या कहते हैं, पशुपति शिव का मूर्ति मिलेगा। तो चीता से ये सब परिचित थे। लेकिन तो ये सब लोग किस किस से परिचित नहीं थे दोस्तों, तो शेर से नहीं थे, सिंह जिसको कहते हैं,
और सिंह से नहीं थे, और हाथी से ये सब थे, ठीक है। हाथी से थे, घोड़ा से नहीं थे परिचित, घोड़ा से। और किससे? मंदिर नहीं था, मंदिर नहीं था। गन्ना नहीं था दोस्तों, गन्ना का कृषि, गन्ना का कृषि। और कुछ हमने बताया? शेर, घोड़ा, मंदिर, गन्ना। और दोस्तों, और लोहा, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। तो इतनी चीज़ों से इन सब लोग परिचित नहीं थे दोस्तों। तो ये हमने देखा। फिर हमने देखा इसका धार्मिक व्यवस्था, कि धार्मिक जो था व्यक्तिवादी और प्रकृतिवादी, व्यक्तिवादी और प्रकृतिवादी था। यहाँ स्वास्तिक चिन्ह मिला है दोस्तों, क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पे मिला है, ठीक है। मातृ देवी का मूर्ति मिला है, जो कि कहा जाता है मुख्य देवी थी, ठीक है। ये मूर्ति पूजा करते थे, ठीक। मंदिर यहाँ से नहीं मिला। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों। अब इसके बाद अगले क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। चलो।